नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं सुशील गिरीश। नरेंद्र मोदी की नई सरकार 3 चुनौतियों से कैसे पार दिलाएगी बीजेपी को, आइए जानते हैं वो 3 चुनौतियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने गठबंधन की तो चुनौतियां होंगी ही, पर सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव के लिए तैयार करना। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन हुआ ही है, दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उससे भी निपटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाग्य में रहा है कि वह चुनौतियों का रायता समेटते रहे हैं। एक बार फिर उनके और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी है। एक तरफ तो सरकार बचाए रखने की कवायद है, दूसरी ओर बीजेपी को फिर से जनता के बीच स्वीकार कराने का यत्न करना है। चीजें हाथ से फिसलती नजर आ रही है, उन्हें समेटना आसान नहीं होगा। सुशासन अलग किस्म का चैलेंज है और जनता के बीच से चुनकर आना अलग किस्म की चुनौती है। कई बार सुशासन के बावजूद भी जनता स्वीकार नहीं करती है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम इतने जटिल हैं कि उन्हें समझना और उन समस्याओं को समझकर उसका निदान करना भी आसान काम नहीं होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और वे उन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। पहली चुनौती उनके सामने है कांग्रेस के रिवाइवल का संकेत। कैसे निपटेंगे? जिन लोगों को भी अभी लगता है कि बीजेपी अपनी कुछ कमियों के चलते हारी है, उसमें कांग्रेस को मिलने वाले पॉजिटिव वोट की भूमिका नहीं है, वो मुगालते में है। उनको शायद राहुल गांधी की रायबरेली से 4 लाख वोटों से जीत दिखाई नहीं दे रही है, वह भी बिना तैयारी के। अचानक नामांकन के दिन आकर महफिल लूट लेना ऐसे ही नहीं हो जाता है। यही बात अमेठी में भी रही। नामांकन के अंतिम दिन गांधी परिवार से बाहर के एक अननोन से शख्स ने बीजेपी की फायर ब्रांड ऐसे लीडर को हराया जो 10 सालों से लगातार क्षेत्र में खाक छानती फिर रही थी। उल्लेखनीय है कि स्मृति ईरानी की हार भी कोई छोटी मोटी नहीं है थी, करीब 1,65,000 वोटों से हारी है वो चुनाव। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें जीत गई जहां से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। ये केवल समाजवादी पार्टी के सहयोग के बदौलत नहीं हो सकता था। इस बात को बीजेपी जितनी जल्दी समझ लेगी उसे उतना ही फायदा होगा। 2024, 2019 और 2014 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने जिन सीटों पर सीधी फाइट हुई उसकी स्ट्राइक रेट देखें कि कैसे कांग्रेस का फिर से रिवाइवल हो रहा है। 2024 में बीजेपी कांग्रेस के बीच 286 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई। बीजेपी ने 180 सीटों पर जीत दर्ज की और 62.90% स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस ने रिकॉर्ड 83 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट 29% रहा। इसी तरह 2019 में बीजेपी कांग्रेस के बीच 374 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई। बीजेपी ने 257 सीटों पर जीत दर्ज की और 68.70% का स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस ने सिर्फ 31 सीटें ही जीत सकी और 8.30% स्ट्राइक रेट रहा। साल 2024 में बीजेपी कांग्रेस के बीच 370 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई और बीजेपी ने 236 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस सिर्फ 36 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63.80% रहा, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 9.70% रहा। आप स्ट्राइक रेट से समझ सकते हैं कि इस बार कांग्रेस वापस रिवाइवल की कोशिश कर रहा है। दूसरी चुनौती, दलित वोटों में पैठ बनाने की ये कैसी तैयारी होगी, ये भी नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश में हार का सबसे बड़ा कारण यह निकलकर सामने आ रहा है कि दलित वोटों का ट्रांसफर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर हुआ है। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण होना चाहिए, पर वह चिंता दिख नहीं रही है। नए मंत्रिमंडल का जो चेहरा दिख रहा है उसमें बीजेपी की ओर से एक भी प्रोमिनेंट दलित फेस नहीं है। मंत्रिमंडल गठन के दौरान कई बार मंत्रियों की बैठकों की तस्वीरें सामने आई। मंत्रियों की अग्रिम पंक्ति को देखकर पार्टी ब्राह्मण, बनियों की पार्टी या सवर्णों की पार्टी ही नजर आ रही थी। आगे की पंक्तियों में बैठे लोगों में शिवराज सिंह चौहान और जीतन राम मांझी ही पिछड़े और दलित चेहरे के रूप में दिख रहे थे। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो वो अति पिछड़े तबके में नहीं आते हैं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी
बीजेपी के नहीं है। चुनाव के समय अगर वो गठबंधन छोड़ देते हैं तो पार्टी के पास कहने को क्या रहेगा। पार्टी ने भले ही 10 अनुसूचित जातियों के लोगों को मंत्री बना दिया हो, पर वो सभी उसी तरह दिख रहे हैं जिस तरह गाँव के बीच स्वर्णों के घर होते हैं और किनारों पर दलित बस्तियों को बसा दिया जाता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा दलित वोटों की फिक्र करनी थी, वहां से भी किसी कद्दावर दलित नेता को जगह नहीं मिला है। कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल को दलित कोटे से जगह मिली है, पर एसपी सिंह बघेल को दलित लोग दलित मानते ही नहीं है। पासवान अपनी सीट कुल 168 वोटों से मुश्किल से बचा सके हैं। जो लोग गोरखपुर के हैं वो जानते होंगे कि कमलेश पासवान ने दलितों की कितनी लड़ाई लड़ी है। तीसरी चुनौती जो नरेंद्र मोदी के लिए है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हेडेक होना चाहिए, पर नए मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ सोचा गया हो। न दलित वोटों की चिंता दिखती है और न ही स्वर्ण वोटों की। कांग्रेस के रिवाइवल के चलते ब्राह्मण वोट सबसे पहले छिटकने वाले हैं। बीजेपी से पर कोई भी कद्दावर ब्राह्मण नेता आगे नहीं लाया जा रहा है। जितिन प्रसाद अपनी सीट भले ही बचा लिए हो, पर अपनी जाति के सर्वमान्य लीडर नहीं है। पूर्वी यूपी में तो जितिन प्रसाद को कोई जानता भी नहीं है। इसी तरह कुर्मियों का वोट अब तक बीजेपी को मिलता रहा है, पर इस बार समाजवादी पार्टी ने कई कुर्मी प्रत्याशियों को टिकट देकर बीजेपी का ये कोर वोटर्स को एक बार अपनी पार्टी की ओर ले जाते दिख रहे हैं। इसके बावजूद किसी कुर्मी को मंत्री नहीं बनाया गया। बिहार में भी कुशवाहा समुदाय से एक भी मंत्री न बनाना यूपी के लिए गलत संदेश है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इन 3 चुनौतियों को आइडेंटिफाई कर पाएगी। क्या उनको लगता भी है कि ये 3 चुनौतियां उनके सामने हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।